हेलो। तो आज हम लोग काम करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम बोलते हैं हिंदी में भूगर्भिक समय मापन। भूगर्भिक समय मापन का मतलब ये है कि जब से भूगर्भ हुआ, धरती का जन्म हुआ, तब से जो जो इवेंट्स हुए उनको समझना, उनको पता लगाना। तो मैं आपको याद दिला दूं, जब हम बात करते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के बनने की, तो ये बहुत पुरानी घटना है। लगभग आप मान लो 14 बिलियन ईयर अगो, 14 अरब वर्ष पूर्व की घटना है जब ब्रह्मांड बना। उसके बाद बहुत समय तक डार्क एज रहा, लगभग 6 अरब वर्ष तक, 6 बिलियन ईयर अगो तक डार्क एज रहा। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रह्मांड स्थिर बना रहा। उसके बाद 6 बिलियन ईयर अगो से 5 बिलियन ईयर अगो के बीच में, यानी 6 बिलियन ईयर अगो से 5 बिलियन ईयर अगो के बीच में, 6 अरब वर्ष पूर्व से 5 अरब वर्ष पूर्व के बीच में तारों का बनना शुरू हुआ, स्टार फॉर्मेशन शुरू हुआ। और उसके बाद 5 बिलियन ईयर अगो के बाद आप ये कह सकते हो कि सन बना। सन के बाद फिर बहुत सारे प्लैनेट्स बनना शुरू हुए। और इसी क्रम में 4.6 बिलियन ईयर अगो, मतलब 4.6 लगभग बोल रहा हूं मैं, अरब वर्ष पहले धरती का जन्म हुआ। धरती के जन्म होने के बाद फिर मून हुआ, मून आया, और फिर धीरे 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 पहले धरती हमारी मोल्टन स्टेट में थी और उसमें जीवन की कोई संभावना की बात उस समय नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि एक पतली लेयर हाइड्रोजन और हीलियम की भी मौजूद थी। लेकिन धीरे 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 हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज हुआ और धीरे धीरे लाइफ की शुरुआत हुई। तो उन सभी इवेंट्स को, लाइफ के इवेंट्स को समझना ही कहलाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी भूगर्भिक समय मापन। अब इस भूगर्भिक समय मापन को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज की क्लास में हम लोग काम करने वाले हैं, पर्टिकुलरली काम करने वाले हैं 4.6 बिलियन ईयर अगो से लेकर अब तक पर। तो देखते हैं करना क्या होता है। एक्चुअल में हमें इओन, सबसे पहले जब भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं तो हमें ये पैरामीटर समझ में आने चाहिए। एक होता है इओन। इओन के बाद हम अपने समय की सुविधा के लिए, या हम ऐसा कहें कि हम स्टडी की सुविधा के लिए, समय को हमें बांटना है तो उस समय को हम आसानी से समझ पाएं और उस समय काल को हम आसानी से एनालाइज कर पाएं। इसके लिए हमने क्या किया, इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कुछ पर्टिकुलर भागों में बांट दिया। सबसे पहले आता है इओन। इओन के बाद फिर इओन के टुकड़ों को हम कह सकते हैं महाकल्प, यानी एरा। इओन को हिंदी में भी इओन बोलोगे आप, ठीक। इसके बाद पीरियड यानी कल्प, और उसके बाद इपोक आता है यानी युग आता है, और बाद में एज यानी आप काल कह सकते हो आता है। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया है कि किसके बाद क्या आता है, ठीक है। तो इओन, इओन के बाद आपको क्या मिलेगा, एरा, एरा के बाद आपको क्या मिलेगा, पीरियड, पीरियड के बाद इपोक, और इपोक के बाद एज। ये क्लियर कर लें। अब इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, या इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम सेटिंग यदि हम देखें तो इसको हम कंसीडर करेंगे सबसे पहले तो 2 इओन में। कितने इओन है हमारे पास, 2 इओन है। एक इओन है प्री कैम्ब्रियन, या इसी को बोलते हैं सुपर इओन, या इसी को बोलते हैं अजोइक। क्यों बोलते हैं अजोइक, क्योंकि इस समय में जोइक का मतलब होता है जीवन से जुड़ा हुआ, अजोइक यानी कोई जीवन से जुड़ी हुई बातें यहां पे नहीं थी। ये लगभग आप कहो तो हमारे धरती के अब तक के समय काल का, या अब तक के टाइम पीरियड का 85% के प्रॉक्स पीरियड, या रादर ज्यादा ही पीरियड कवर हो जाता है प्री कैम्ब्रियन में। बाकी जो बचा पीरियड है वो कवर होता है फेनिरोजोइक में, जो हमें दृश्य जीवी है, मतलब जो हम देख पा रहे हैं आज, तो वो फेनिरोजोइक में आता है, ठीक। तो यदि हम सुपर इओन या एजोइक पीरियड की बात करें, ये 4.6 बिलियन ईयर अगो से 560 मिलियन ईयर अगो तक का पीरियड है, और ये लगभग 400 करोड़ साल का पीरियड है। और ये वो पीरियड है जहां पे हमें स्थिरता धरती में देखने को मिली, ठीक है। अब हम आगे काम करें तो हमारे पास 3 यहां पे एराज मिल जाएंगे। 3 यहां पे हमें एराज कौन से मिलेंगे, एक हेडियन, एक अर्कियन और एक प्रोटोजोइक। हेडियन वो एरा है जहां पे पृथ्वी का बनना शुरू हुआ। अर्कियन वो एरा है जहां पे फर्स्ट 1 सेल का ऑर्गेनिज्म आपको मिला।
और प्रोटोजोइक वो एरा है जब O2 का बढ़ना शुरू हुआ और आपको इंसेक्ट मिले। तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, एक ट्रिक भी प्रेजेंट कर रहा हूं। तो वी विल कंसीडर ऑल दीज टाइम स्केलिंग विद ट्रिक और हम इसको याद कर पाए, ठीक है। इसके बाद आप इस पर और रिसर्च करो और काम करो और इस पर डिटेल एनालाइज आप चाहो तो कर सकते हो। आज की क्लास से आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम बात करते हैं फेनिरोजोइक में। तो फेनिरोजोइक में आपके पास 3 मिल जाएंगे एरा कौन कौन से? पैलियोजोइक, मिजोजोइक और सिनोजोइक। हम लोग फेनिरोजोइक को दृश्य जीवी बोलते हैं क्योंकि ये हमें दिखता है, ठीक, दिखता है इन सेंस कि हमें यहां पे कुछ चेंजेस दिखना शुरू हो गए, अर्थ में लाइफ की बातें यहां पे शुरू हो गई। फेनिरोजोइक में आपके पास पहला है पैलियोजोइक, जिसे पुरजीवी बोलते हैं, पुरजीवी महाकल्प बोलते हैं। इसमें 570 मिलियन ईयर अगो से 325 मिलियन ईयर अगो तक का समय काल आप बोल सकते हो आएगा, जो कि लगभग 33 करोड़ वर्ष का समय काल है। इसके बाद मध्यजीवी में हम आते हैं, मिजोजोइक बोलते हैं इसको, जो कि 245 मिलियन ईयर अगो से 180 मिलियन ईयर अगो तक का काल है और लगभग ये 18 करोड़ साल आपको देगा। और नूतन जीवी यानी सिनोजोइक आपको 65 मिलियन ईयर अगो, 65 मिलियन ईयर अगो से अब तक का समय ये है, ठीक है। यहां हिंदी इंग्लिश में भी सेम चीजें यूज होती हैं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही आप लोग, जैसे कैम्ब्रियन है तो कैम्ब्रियन को हम हिंदी में कैम्ब्रियन ही लिखेंगे, ठीक। यहां पे आप मीडियम का यहां कोई इशू नहीं होगा, फिर भी मैंने दोनों मीडियम से ही चीजें इंडिकेट की हैं। कैम्ब्रियन में आते हैं हम, तो यहां पे एक ट्रिक मैंने प्रेजेंट किया है, आप देख लो, पे माय चाइल्ड, तो पे फॉर पी, और ये लास्ट से मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे पुराने समय से नए समय की ओर मैंने इसको एनालाइज करवाया है। तो पे माय चाइल्ड में पैलियोजोइक, फिर आपका मेसोजोइक और फिर आपका सिनोजोइक। तो ये आपको ट्रिक मिल गई एरा को याद करने की, पे माय चाइल्ड। अब हम आते हैं पीरियड में। तो सबसे पहले तो हम पीरियड की बात करेंगे पैलियोजोइक के पीरियड की। तो पैलियोजोइक के 6 पीरियड हैं, जिसको याद करोगे आप, कैमल, ऑफन, सिट, डाउन, केयरफुली, परहैप्स, देयर। फिर आगे हम देयर ज्वाइंट क्रीक से याद कर लेंगे मेसोजोइक के पीरियड को। कैम्ब्रियन की जब हम बात करते हैं तो कैम्ब्रियन में हमें फर्स्ट सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलेगा। सेल्ड का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलना शुरू हुए जिनके ऊपर एक कवरिंग है, एक परत है। ऑर्डिनेशियन हमें मिलेगा फिर, जिसमें हमें फर्स्ट लैंड प्लांट मिले और साथ ही साथ फिश का हमें यहाँ पे देखने को फिश मिलना शुरू हुआ। सैल्यूरियन पीरियड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोरल्स आते हैं। कोरल रीफ की जब हम बात करते हैं, मूंगे की चट्टानी बोलते हैं इनको हिंदी में, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें ये कोरल्स मिलना शुरू हुए। और फर्स्ट ट्रेस हमें मिला लाइफ का, जीवन का हमें पहला यहाँ पे आप कह सकते हो कि साक्ष्य मिलना शुरू हुआ और हमें लीफलेस प्लांट के फॉर्म में ये देखने को मिला। इसके बाद डिवोनियन पीरियड में एम्फीबियन मिले। सेल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि सेल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड के टाइम पर्वत बनना शुरू हुए। कौन से पर्वत? बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन बनना शुरू हुए। और ये फोल्ड माउंटेन में यूराल बना, सतपुड़ा बना, विंध्य बना, साथ ही साथ अरावली पर्वत। तो जो पुराने पर्वत आज भी हम रेसिडुअल और साथ ही साथ फोल्डेड माउंटेन की बात करते हैं, अरावली को हम सबसे प्राचीन पर्वत मानते हैं। तो ये किस पीरियड में बना? आप ध्यान दे दो, तो ये किस पीरियड में बना? ये सेल्यूरियन और डिवोनियन के बीच में बना, जिसे हम कैलोडोनियन पीरियड भी बोलते हैं। इसके बाद कार्बोनिफेरस आता है, जहां पे रेप्टाइल्स और कोल की बात हम करते हैं। रेप्टाइल्स आ गए और कोल बहुत ज्यादा बना। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल मतलब एंथ्रासाइट बनना शुरू हुआ इस टाइम पे। तो एंथ्रासाइट हम कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस में बना। हाँ, अनलकली हमारे इंडिया में एंथ्रासाइट कम पाया जाता है, मतलब कार्बोनिफेरस टाइम पे हमारे यहाँ कोल कम बना। तो कब बना कोल हमारे यहाँ? पर्मिनियन टाइम पे। तो पर्मिनियन पीरियड में जो कोल बना वो लो क्वालिटी का कोल था। और वो लो क्वालिटी का कोल कौन सा हो सकता है? अच्छा एंथ्रासाइट होता है सबसे, फिर इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट टाइप के कोल हमारे इंडिया में मिले। हाँ, एंथ्रासाइट भी है पर कम है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, ये जो नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहे होंगे, कैम्ब्रियन कैसे नाम है, तो एक्चुअली ये नाम कहीं ना कहीं से जगह से लिए गए हैं या कोई आदिम जाति से लिए गए हैं।
तो ये नाम एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कैम्ब्रियन नाम की बात करें तो इंग्लैंड में वेल्स प्रदेश है, जहां पे वेल्स प्रांत है, प्रोविंस है, जहां पे कैम्ब्रिया एक डिस्ट्रिक्ट जिला है, वहां से ये कैम्ब्रियन आया, क्योंकि वहां पे इस टाइप के साक्ष्य हमें ज्यादा मिले, ज्यादा सबूत मिले। कार्डोवेशियन, सेल्यूरियन, डिवोनियन, ये भी वहां की आदिम जाति है, ब्रिटिश इंग्लैंड की आप कह सकते हो। इसी तरीके से कार्बोनिफेरस तो इसलिए नाम दिया गया क्योंकि कार्बन, कोल सबसे ज्यादा यहां पाया गया। पर्मियन नाम की जब हम बात करें, पर्मियन की बात करें, तो पर्मियन एक्चुअल में नाम इसलिए आया क्योंकि उत्तरी अमेरिका में पर्म प्रदेश है, वहां ये साक्ष्य हमें मिले, ये घटनाएं वहां ज्यादा देखने को मिली। इसके बाद हम बात करते हैं मेसोजोइक में, तो ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ये हमारी ट्रिक यहां तक वैलिड थी। कैमल ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक, तो देयर से ट्रायसिक पीरियड, जॉइंट से जुरैसिक, क्रीक से क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक पीरियड में रेप्टाइल्स आए, जुरैसिक में डायनासोर आए, और क्रिटेशियस में इन डायनासोर का पहली बार तो एक्सटिंक्शन हो गया। अब ये एक्सटिंक्शन यानी मूल नाश हो गया, पूर्ण रूप से ये नष्ट हो गए। और ये पूर्ण रूप से नष्ट वाली बात माना जाता है कि 5वीं बार ऐसा हुआ कि कोई जीव पूरी तरीके से क्या हो गया, नष्ट हो गया, यानी आप कह सकते हो एक्सटिंक्ट हो गया। और अब माना जाता है कि अब 6वीं बार भी ये होगा, और ये एनवायरमेंटल चेंजेस के फॉर्म में होगा। तो कुछ सबूत इसके देखने को मिल रहे हैं, कोरोना वायरस वगैरह आप देखो तो कुछ ऐसा ही है। हम लोग तो अच्छा प्रे करें, वे फॉरवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो आगे हम देखते हैं कि सिनोजोइक में कौन कौन से आते हैं। हाँ, इनका ईयर वाइज तो आपने समझ लिया है, 65 मिलियन ईयर अगो से अब तक का ये काल है। इसमें टर्शियरी और क्वाटर्नरी 2 पीरियड की बात होती है। क्वाटर्नरी पीरियड में हम आज के प्लिस्टोसीन और हेलोसीन, इन 2 केसेस को लेते हैं, जबकि जब हम टर्शियरी पीरियड की बात करते हैं तो पैलोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन आता है, जिसको याद करने की ट्रिक है पुट एग ऑन माय प्लेट। तो इससे आप एक रेफरेंस बन जाएगा आपका कि कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक है, पी से पैलियोसीन, ई से इओसीन, ओ से ओलिगोसीन, एम से मायोसीन और पी से प्लायोसीन। तो इसके लिए पुट एग ऑन माय प्लेट, और फिर प्लीज हनी बोल दिया है। सपोज एक हस्बैंड वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि पुट एग ऑन माय प्लेट प्लीज हनी, तो एक आप रेफरेंस ले लें, प्लीज हनी से आपको क्वाटर्नरी के प्लिस्टोसीन और हेलोसीन मिल जाएंगे। अब मैं ओलिगोसीन पे काम कर दूं, तो ओलिगोसीन वो आप कह सकते हो इपोक था जिसमें हिमालय बनना शुरू हुआ, और सबसे पहले हिमालय का ग्रेटर हिमालय पोर्शन यानी बृहत हिमालय पोर्शन बना। साथ ही साथ अल्पाइन माउंटेन बने। मैं आपको याद दिलाऊं, अल्पाइन माउंटेन पूरे एक आर्क के फॉर्म में बने। पहले तो आप कहोगे एटलस बन गया, ठीक है, एटलस बनने के बाद एल्पस बन गया, फिर ऐसे ही काकेसस बना, अलबुर्ज बना, फिर हिंदुकुश बना अफगानिस्तान साइड, हिमालय इंडिया, नेपाल जानते ही हो आप, पूर्वांचल पूर्व वाला हिस्सा इंडिया का जहां पे गारो, खासी, जयंतिया ये सब है, और भी हैं बहुत सारे। अराकनेमा भी बना, अराकनेमा आप कह सकते हो म्यांमार साइड पूरा। तो ये आर्क के फॉर्म में बना। फिर मायोसीन में लिटिल हिमालय बना। अब ये हिमालय का क्या है कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। हिमालय के जनरली 3 हिस्से किए जाते हैं। ऊपर बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, इसे बोलते हैं लिटिल हिमालय, और इसे बोलते हैं शिवालिक। और कभी कभी आप यदि ट्रांस हिमालयन देखो तो इसका ऊपर का हिस्सा ग्रेटर हिमालय का ही ट्रांस हिमालयन कहलाता है। तो यदि आपको 4 पार्ट दिखें तो भी आप कंफ्यूज मत होना। तो ये जो ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय दोनों को ही कंसीडर कर लो आप। ये कब मिले, ये बने ओलिगोसीन में। मायोसीन में लिटिल हिमालय मतलब ये बीच वाला हिमालय बना। और फिर हम प्लायोसीन की बात करते हैं जब शिवालिक की बात होती है। और शिवालिक के साथ साथ इसी टाइम में प्लायोसीन में ही क्या हुआ, अर्ली ह्यूमन का एग्जिस्टेंस देखने को मिला। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स हमारे आए, आज का ह्यूमन नहीं, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, मतलब आप कह सकते हो जो बंदर वगैरह के फॉर्म में थे। अब हम आ जाते हैं प्लायोसीन के इस नदर्न प्लेन के कॉन्सेप्ट में, यानी आपके उत्तरी जो पूरे प्लेन हैं वो बने प्लायोसीन में। प्लायोसीन से प्लेन याद रखिए, उत्तरी प्लेन। अब हम आते हैं क्वाटर्नरी में, जिसमें प्लिस्टोसीन आपको एक इपोक मिलेगा और हेलोसीन एक इपोक मिलेगा। प्लिस्टोसीन में होमोसेपियंस आ गया, और साथ ही साथ ग्लेशियर्स का ये शुरू हुआ, आइस का ये शुरू हुआ। और इस आइस केज में क्या हुआ, कुछ समय के लिए एक तरीके से कहो कि जीवन रुक टाइप से गया।
क्योंकि हर जगह बर्फ ही बर्फ आ गई, बहुत ज्यादा ठंडी, या आप कहो कि बहुत ज्यादा आइस डेवलप हो गया हर जगह। बाद में वही आइस पिघलना शुरू हुआ, तो वो उसने यू शेप ले लिया और हमें यू शेप की वैली मिली। वो यू शेप की वैली में फिर पानी भर गया, जिसे हम बोलते हैं कि हमें क्या मिल गया, झील मिल गई। तो बहुत सारी झीलों का निर्माण हुआ। जैसे आप कहें तो रूस में बैकाल झील बनी, साथ ही साथ आप बात करें फिनलैंड में, तो फिनलैंड तो हजारों झीलों का देश है, बहुत सारी झील वहां बनी। ऐसे ही अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी झीलें बनी, जिसमें सुपीरियर झील है और भी कई झीलें हैं। तो ये झीलों का एज आया। साथ ही साथ हम एज ऑफ मॉडर्न मैन की बात कर लें, जिसे हम बोलते हैं हेलोसीन। तो हेलोसीन में मॉडर्न मैन पैदा हुआ, या कह सकते हो मॉडर्न मैन डेवलप हो गया, यानी हम जैसे हैं वो डेवलप हो गया। और इसके बाद मेघालयन एज की बात करते हैं। तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 साल पुराना सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन को हम 1750 साल तक चलता हुआ मानते हैं। ये कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन कितना पुराना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम जानते हैं कि ये 2500 वर्ष पुराना है। 2500 बीसी से हम इसको मान के चलते हैं 1750 बीसी तक का पीरियड। उसके बाद 200 साल बाद लगभग मेघालयन एज शुरू हुआ, और अब हम मेघालयन एज में ही हैं। तो एक सेशन लगभग एंड हो गया है। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप देखें तो आप आज कहां हैं। आप सबसे पहले तो फेनोजोइक इओन में हैं, इसके बाद आप सिनोजोइक एरा में हैं, इसके बाद आप क्वाटरनरी पीरियड में हैं, इसके बाद आप हेलोसीन इपोक में हैं, और एज देखें तो आप किस एज में हैं, मेघालयन एज में हैं। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस है आज का। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन रॉक्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स। और ये जो क्लासिफिकेशन हम इंडियन रॉक्स का ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं, इसको भी आप समझ लो। इस क्लासिफिकेशन का बेसिस ये है कि जब इनका निर्माण हुआ, जब फॉर्मेशन हुआ इन रॉक्स का, तो फॉर्मेशन के टाइम पे ये रॉक्स कितने पुराने से कितने नए में आए हैं। तो प्राचीन से नए के क्रम में हम इंडियन रॉक्स को क्लासिफाई करना सीखेंगे आज की क्लास में। जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस टाइम स्केल की बात करनी पड़ती है जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, यानी टाइम स्केल का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। जिस तरीके से अलग अलग टाइम में अलग अलग माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग जीव आए, वैसे ही रॉक्स के फॉर्मेशन में भी टाइम स्केल, या आप कहो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो अल्टीमेटली जब हम इस क्लासिफिकेशन को डील करते हैं तो हमारे पास टोटल 6 क्लासिफिकेशन हमें मिलते हैं, जिनमें से पहला है आर्कियन रॉक। पहला क्लासिफिकेशन है आर्कियन रॉक। दूसरा हमें मिलता है बच्चों धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक। तीसरा हमें मिलता है कुडप्पा रॉक, या आप सिंपल कडप्पा रॉक बोलो। भूलना मुश्किल है क्योंकि कडप्पा आपने मूवी देखी है, वहीं से आप रिकॉल कर लेंगे। इसके अलावा चौथा रॉक आप विंध्यन रॉक की बात कर सकते हो। फिर आपके पास पांचवा रॉक सिस्टम है गोंडवाना। तो मेन तो आपके ये 5 हो गए, बाकी 2 और मैं बता दूं। डेक्कन ट्रैप, मेन आपके ये 6 हो गए, ठीक। 2 और आप लेकिन लिख लो। 7वां आप लिख लो टर्शियरी रॉक, और 8वां आप लिख लो क्वाटरनरी रॉक। ठीक है, मैंने 6 बोला था तो मेन 6 ही हैं, बाकी 7 और 8 ये 2 और हमें करने हैं। तो ठीक है, मैं इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ऑलराइट, कौन कौन से? हिंदी में भी कुछ ऐसा ही इनका नाम है, देखें। आर्कियन रॉक, आर्कियन चट्टाने। धारवाड़ रॉक यानी धारवाड़ चट्टाने। कडप्पा रॉक यानी कडप्पन चट्टाने।
विंध्या रॉक यानी विंध्यन चट्टाने, गोंडवाना रॉक यानी गोंडवाना चट्टाने, डेक्कन ट्रैप यानी दक्कन की चट्टाने, टर्सेरी यानी टर्सेरी चट्टाने, क्वाटर्नरी यानी क्वाटर्नरी चट्टाने। तो कहीं ना कहीं इनका रिलेशन आपके पुराने आप कह सकते हो कि अभी हमने जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा उससे भी है, इसलिए जरूरी है इनको रिलेट करके पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आर्कियन रॉक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। इसमें देखें अत्याधिक रूपांतरण हुआ है इस आर्कियन रॉक में, यानी बहुत ज्यादा इसमें कह सकते हो कि मेटामॉर्फिज्म हुआ है, चेंजेस बहुत ज्यादा हुए हैं। इसके अलावा ये सबसे पुरानी है, ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट रॉक है और ये तब की रॉक है जब अर्थ मोल्टेन स्टेट में थी और मोल्टेन स्टेट से अर्थ का धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, आप कहोगे कि सॉलिड बनना शुरू हुआ। तो इस केस में इतना ज्यादा अर्थ गर्म थी कि यहाँ पे कोई जीवाश्म तो टिक ही नहीं सकते थे, फॉसिल्स तो टिक ही नहीं सकते थे। एक तरीके से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, इग्नियस टाइप की रॉक थी, आग्नेय टाइप की चट्टान थी। बाद में हम चट्टानों के टाइप्स को लेंगे, अभी तो हम इंडियन रॉक का ओल्ड सिस्टम देख रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ रॉक्स हैं। बाद में हम चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पे हम इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिज्म तीनों टाइप की चट्टानों को डिटेल में एक बार और एनालाइज करेंगे। तो ये एक तरीके से इग्नियस रॉक का टाइप था और ये सबसे पुरानी चट्टान है जिसमें फॉसिल्स नहीं पाए गए, जीवाश्म नहीं मिल सकते। यहाँ पे इतना गर्म था कि जीवाश्म नहीं हो सकते। एक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कौन से एरा की है ये? प्री कैम्ब्रियन, याद करो वो एरा है प्री कैम्ब्रियन, जब स्थिरता टाइप की थी। तो जब स्थिरता थी तो ये चल रहा था, आर्कियन रॉक का फॉर्मेशन चल रहा था। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, इसमें क्या है? तो इसमें मेटेलिक, नॉन मेटेलिक दोनों तरीके से हमें कह सकते हो कि मेटल्स, नॉन मेटल दोनों ही मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज और साथ ही साथ आपको एस्बेस्टस, डोलोमाइट, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमें इसमें मिल सकता है और मिलता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पेनिनसुलर में पाई जाती हैं, हमारे प्रायद्वीप में पाई जाती हैं और प्रायद्वीप के 2/3 पोर्शन को ये कवर करती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कहाँ कहाँ? कर्नाटक में पाई जाएंगी, तमिलनाडु में पाई जाएंगी, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छोटा नागपुर के पठार में, आंध्र प्रदेश साइड, ये आपके झारखंड साइड। इसके अलावा आपका साउथ ईस्ट राजस्थान आ जाएगा और साथ ही साथ उड़ीसा में भी ये पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी इनका थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। तो ये पोर्शन है जहाँ पे आपको आर्कियन रॉक मिलती हैं। इनके एक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन में आपको नीज और सिस्ट भी मिलता है। तो ये भी डिस्कशन हम नीज सिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटामॉर्फिक रॉक के ड्यूरेशन में करेंगे। अभी तो आप कुछ बेसिक पॉइंट समझ लो कि ये ओल्डेस्ट है, इग्नियस रॉक का एक फॉर्मेशन हुआ है इससे, फॉसिल्स इसमें नहीं है, प्री कैम्ब्रियन एरा की है और इसका कहाँ कहाँ पाई जाती हैं लोकेशन जरूर लिख लो। लोकेशन कहाँ कहाँ आप लिखना है? कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा इलाका राजस्थान का। तो ये सब जगह आपको ये लिख लेना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन जगहों पर। अब हम आते हैं धारवाड़ की चट्टानों में, ठीक है, धारवाड़ की चट्टानें देखते हैं। तो धारवाड़ की चट्टान के लिए आप याद रखेंगे कि अर्कियन चट्टानें जब क्या हुई, अर्कियन चट्टानों का जब टूटना हुआ, इनका जब जमना हुआ, तो अर्कियन चट्टानों के सेडिमेंटेशन से और अर्कियन चट्टानों के डिग्रेडेशन से, टूटने से किन चट्टानों का निर्माण हुआ? धारवाड़ की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट आप लिख लें। फिर ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक बोलेंगे आप, मेटामॉर्फाइज्ड हुआ है ये। मेटामॉर्फाइज्ड मतलब बदलना हुआ है, तो सबसे पहले बदलने का काम तो इसी का हुआ ना, इसका बदलने का, और ये मिला। तो पहली बार कोई मेटामॉर्फाइज्ड हुआ है तो वो कौन है? धारवाड़ रॉक है। ठीक है, पहली बार कोई मेटामॉर्फाइज्ड हुआ है। और कहाँ पाया जाता है ये धारवाड़? तो एक्चुअल में धारवाड़ करके एक आप कह सकते हो कर्नाटक में जगह है, कर्नाटक में एक जगह धारवाड़ है, एक साथ ही साथ बेलोरी है, ठीक है, और एक साथ ही साथ सिमोगा है। तो कर्नाटक में ये सबसे ज्यादा हमें मिलता है और कर्नाटक में धारवाड़ एक्चुअल में जगह या जिले का ही नाम है जहाँ पे ये मिलता है, इसलिए इसको धारवाड़ चट्टान ही बोल दिया गया जगह के नाम पे। इसके अलावा आप लोगों को बेलोरी डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है जहाँ ये पाया जाता है, बेलोरी डिस्ट्रिक्ट। और साथ ही साथ एक डिस्ट्रिक्ट और याद रखो आप जहाँ ये मिलता है, वह है सिमोगा डिस्ट्रिक्ट। और ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के हैं। तो कर्नाटक में ये सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और क्या है इस चट्टान में, फॉसिल है क्या? नहीं, फॉसिल यहाँ भी नहीं है, यानी जीवाश्म यहाँ भी नहीं पाए जाते। और क्या है खास बात, इसमें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मेटेलिक कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी मदद से हम मेटल्स निकाल सकते हैं और हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो कौन कौन से मेटल्स मिलते हैं? आयरन, गोल्ड तक मिलता है, मैग्नीज मिलता है, और भी एस्बेस्टस, क्रोमियम, साथ ही साथ टंगस्टन जिसका यूज हम बल्ब फिलामेंट में करते हैं, और लेड, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, इन चट्टानों में से इनको पा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिकली हम क्या कर सकते हैं, अपने को डेवलप कर सकते हैं यदि ये हमारे देश में ज़्यादा चट्टानें हों तो। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंस ये है कि ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। अर्कियन रॉक के क्या से बनी है? अर्कियन रॉक के टूटने से, अर्कियन रॉक के आप कहोगे जमा होने से। और क्या इंपॉर्टेंस है ये? कर्नाटक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? अरावली श्रेणियों में पाया जाता है। अब एमपी के लिए भी इंपॉर्टेंस है इसका क्योंकि जबलपुर में भी पाया जाता है। जबलपुर में कहाँ? जबलपुर में सासर पर्वतमाला में ये पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ कावेरी नदी घाटी में पाया जाता है, और साथ ही साथ गुजरात के चांपनेर पर्वतमाला में पाया जाता है। ठीक है, तो मेन तो कर्नाटक ही है बच्चों, बाकी थोड़ा थोड़ा और जगहों में भी इसका ये मिलता है। बाकी दिल्ली रिज में, अलवर, हिमाचल प्रदेश में, इन जगहों में भी थोड़ा थोड़ा इसका अमाउंट है, पर सबसे ज़्यादा कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, याद रख पाएंगे आप। मेघालय में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन पाया जाता है, हिली इलाकों में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कडप्पा में। तो कडप्पा जो चट्टानें हैं आंध्र प्रदेश में, नाम से समझ लो आप, कडप्पा आंध्र प्रदेश में ये चट्टान पाई जाती है। और ये कैसे बनी है? ये धारवाड़ चट्टानों के टूटने से नहीं, इसका मतलब हुआ जब धारवाड़ चट्टान का डिग्रेडेशन हुआ और डिग्रेड हुई, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन जमा हुआ, तो ये बना है। यानी आप ये कहोगे कि धारवाड़ चट्टान के विक्षेपण से, यानी जमा होने से, और साथ ही साथ उसके डिग्रेड होने से, यानी अपर्दन होने से कौन सी चट्टान बन गई? कडप्पा चट्टान बन गई। ये कैसी चट्टान है? ये चट्टान आपकी लेयर्ड है, अवसादी है ये। ठीक है, अवसादी है, लेयर्ड है। अवसादी का मतलब सेडिमेंट्री है। 3 तरीके की चट्टानें बाद में हम पढ़ेंगे, तो ये सेडिमेंट्री टाइप की है, जमा होके बना है। कौन जमा होके? धारवाड़ जमा होके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि ये फॉसिल रखता है क्या? नहीं, ये भी फॉसिल नहीं रखता। ठीक है, फॉसिल ये तीनों नहीं रखते। और क्या है इस चट्टान में खास बात? ये चट्टान में खास बात ये है कि कम रूपांतरित हुई है। ये बहुत ज्यादा रूपांतरित हुई थी, ये लेस मेटामॉर्फाइज्ड है। रूपांतरण तो इसका हुआ है, ये बनी इसी से है, पर कम रूपांतरण हुआ है। सबसे ज्यादा रूपांतरण तो इसी का कहलाएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट ये बना। ठीक है, और क्या खास बात है इसमें? इसमें खास बात ये है कि ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। यानी घर वगैरह बनाने में हम इसका यूज करेंगे ऐसी चट्टानों का। ठीक है, इसके अलावा कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, मैंने बताया था। तो आंध्र प्रदेश में कडप्पा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पाई जाती है सबसे ज्यादा, इसलिए तो इसका नाम कडप्पन चट्टान ही नाम दे दिया इसको। और इसके अलावा कहाँ पाई जाती है? थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी थोड़ा सा है, लेकिन सबसे ज्यादा तो बच्चों कहाँ है? सबसे ज्यादा तो आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा ये। और आंध्र प्रदेश में कहाँ? कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गया आपके कडप्पन चट्टानों के बारे में और कडप्पन रॉक्स के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट दिस रॉक। अब विंध्यान में आ जाते हैं बच्चों। विंध्यन रॉक में नाम से स्पष्ट है कि विंध्याचल श्रेणियों में ज्यादा पाई जाएगी ये। तो इसके बारे में आप ये याद रखें कि कडप्पा रॉक से बनी है। पहली चीज तो कडप्पन रॉक से ये बनी है, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। जैसे ये किससे बना था? धारवाड़ से। बिल्कुल सीरियल वाइज मैंने लिखा है इन चीजों को। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखें कि ये भी लेयर्ड है, यानी ये भी अवसादी ही है। मेनली जब हम चट्टानों को पढ़ते हैं तो 3 तरीके की चट्टानें हम पढ़ते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस यानी आग्नेय, सेडिमेंट्री यानी अवसादी, और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित, कायांतरित। तो ये कैसी है? लेयर्ड है, इसका मतलब ये अवसादी चट्टान है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे अब इतना कन्वर्जन हो गया कि अब फॉसिल रह सकते हैं, तो फॉसिल यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब फॉसिल यहाँ पाए जाते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि फॉसिल यहाँ क्यों नहीं पाए जाते? तो यहाँ का रीजन ये बताया गया है कि या तो यहाँ पे उस टाइम पे फॉसिल रहे ही नहीं होंगे, या फॉसिल रहे होंगे तो इतना समय हो गया कि वो जीव खत्म हो गए। यहाँ ये रीजन बताया गया है।
और इनमें तो रीज़न ये बताया जा सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म था, इतना गर्म था कि फॉसिल रह ही नहीं सकता था, ठीक है। और बाद में जैसे जैसे चट्टानों में ठंडक आई और एक एनवायरनमेंट पैदा हुआ जिसमें जीव रह सकते थे, तो जीवाश्म रहना शुरू हुए। तो कहाँ से जीवाश्म रहना शुरू हुए? हाँ, इसमें यस बोला है मैंने, ठीक है ना। फॉसिल यहाँ पाया जाता है विंध्यान में। और क्या है विंध्यान में इंपॉर्टेंट? ये बिल्डिंग स्टोन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बिल्डिंग स्टोन के लिए हम कडप्पा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग स्टोन के लिए सबसे ज़्यादा कोई फेमस है तो वो है विंध्यन रॉक। तब तो विंध्य प्रदेशों में क्या होता है, इतना सारा खनन माफिया है। क्यों? क्योंकि ये चट्टानें काम आती हैं बिल्डिंग स्टोन में, कंस्ट्रक्शंस में इनका बहुत बड़ा रोल है। कौन कौन सी चट्टानें आ जाएंगी इसमें? लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर इसमें आ जाएगा, साथ ही साथ सैंड स्टोन बालू पत्थर आ जाएगा इनमें, और इनका यूज़ तो हम करते ही हैं कंस्ट्रक्शन में, इसलिए भी इनका इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे माफिया बहुत मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा? लाइम स्टोन के अलावा इसमें आ जाएगा आपका डोलोमाइट भी आता है, डोलोमाइट भी आता है। और यहां भी लाइम स्टोन और सैंड स्टोन। तो कडप्पा में कौन कौन से आ जाएंगे आप लिख लें, लाइम स्टोन, और इसके अलावा यहाँ पे सैंड स्टोन, मार्बल, लाइम स्टोन यहाँ पे लिखो, सैंड स्टोन लिखो, और मार्बल संगमरमर भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लाइम स्टोन आएगा, डोलोमाइट आएगा, और साथ ही साथ क्ले आ जाएगा, यानी मिट्टी आ जाएगी, चाइना की क्ले, चीनी मिट्टी भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डायमंड, एस्बेस्टस, ये भी सब कडप्पा में आएगा, मतलब मिल सकता है इन चट्टानों में डायमंड। हाँ, विंध्यन में क्या बोल रहा हूँ मैं, विंध्यन में आपको कहाँ कहाँ एग्जाम्पल देखने को मिलता है? लाल किला आपको मिलता है, रेड फोर्ट, वो विंध्यन के आप कहोगे कैसे रेड स्टोन से बना है वो, तो वो भी एक तरीके का क्या हुआ, इन्हीं रॉक में आता है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है वो, ठीक है। रेड आपको यहाँ पे स्टोन मतलब आपका ये लाइम स्टोन के अलावा सैंड स्टोन भी आएगा, बिल्कुल यहाँ भी लिखो आप। तो रेड सैंड स्टोन से कौन बना है? आपका लाल किला बना है। साथ ही साथ जामा मस्जिद भी आ जाएगा, जो इन्हीं पत्थरों से बना है। और आपका सांची का स्तूप ले लो, इन्हीं पत्थरों से बना है, ठीक है। इसके अलावा ये पाया कहाँ जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना इलाकों में, साथ ही साथ कर्नाटक का गोलकुंडा इलाका, मतलब हीरा वाले इलाके भी इन पर्वत श्रेणियों में आते हैं। तो पन्ना का पूरा इलाका जहाँ हीरा पाया जाता है, कर्नाटक के गोलकुंडा का इलाका जहाँ हीरा पाया जाता है, वो कौन सी चट्टान से बने हैं? विंध्यन चट्टान से बने हैं। इसके अलावा आप बात करेंगे कि सोन घाटी में, मालवा की घाटी में, बुंदेलखंड की घाटी में, यहाँ ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यदि हम स्टेट वाइज पढ़ें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का शुरू होता है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, और पूरी बेल्ट बनाते हुए ये सासाराम बिहार तक पाया जाता है। तो कौन कौन से स्टेट में पाया जाएगा? राजस्थान में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में, साथ ही साथ इधर भंडार, बिजनौर, कैमूर श्रेणियाँ, इन सब में पाया जाएगा। भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, पर्वत श्रेणी में तो पाया ही जाएगा, पर जिले वाइज यदि आपको समझना है तो आप ये कह सकते हो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक कुछ ना कुछ अमाउंट इन चट्टानों का हमें मिलता है, ठीक है। अब हम गोंडवाना चट्टानी की बात कर लेते हैं। हम लोग गोंडवाना लैंड के ही पार्ट माने जाते हैं, हमारा इंडिया इसी लैंड का पार्ट है, जो कि बहुत पुराना चट्टान है। अब गोंडवाना चट्टान में आप ये याद रखो कि कार्बोनीफेरस और जुरैसिक एरा के बीच में बना हुआ है। आपको बताया गया है अभी कार्बोनीफेरस एरा, और फिर आपको बताया गया है जुरैसिक एरा, इसी के बीच में बना है ये। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बात बोली जाएगी तो। कार्बोनीफेरस से जुरैसिक एरा के बीच में कौन कौन से एरा जाते हैं, शायद आपको याद आए, उन्हीं एरा के बीच में ये बना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? 98% का जो इसका हिस्सा है, किस चीज का? इसका वो कोयले के फॉर्म में है। तो 98% कोयला यदि हमें कहीं मिलता है तो वो गोंडवाना चट्टान से मिलता है। तो बताया ना मैंने, कार्बोनीफेरस एरा से इसका बनना शुरुआत हुआ है। तो कार्बोनीफेरस एरा में तो यार कोल की बात होती है, तो कोल, जो सबसे ज्यादा कोल हमें मिलता है वो कहाँ मिलता है? हमें इसी गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ कहाँ, तो दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, गोदावरी घाटी में, वर्धा घाटी में, ठीक है। तो कोयला भी यहाँ सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं नदी घाटियों के आसपास। तो नदी घाटियाँ फेमस ही हैं कोयला के लिए, साथ ही साथ आप कहोगे तेल के लिए, ठीक है, पेट्रोल ऑयल के लिए।
इसके अलावा फॉसिल ऑफ फिशेस हमें यहाँ से मिलते हैं, रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिलते हैं। और क्या है ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, महादेव पहाड़ियों में, राजमहल पहाड़ियों में, इसके अलावा जबलपुर के उमरिया में, जबलपुर में उमरिया में, जबलपुर की पहाड़ियों में, उमरिया की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और कहाँ पाया जाएगा ये लोअर क्षेत्र देखो तो तलचेर में पाया जाएगा, दामोदर घाटी में ले लो, ठीक है, और इसी तरीके के रेंजेस में ही पाया जाएगा। ठीक, मेन तो आप ये याद रखो कि गोंडवाना लैंड्स का जो हिस्सा पूरे नीचे का है, साथ ही साथ जो हिस्सा आपका महादेव, राजमहल, जो जबलपुर उमरिया साइड का है, यहाँ ये पाया जाएगा। और कोल यहाँ हम निकालते हैं, आपको यह याद होगा सिगरौली मैंने बताया है, तो उमरिया के पास ही तो सिगरौली है, तो वहाँ भी इसकी शानदार बेल्ट है। ठीक, तो वहाँ भी पाया जाएगा। अब डेक्कन ट्रैप में आ जाते हैं, दक्कन की चट्टानों में आ जाते हैं। तो ये कठोर बेसाल्टिक चट्टान है। ये सबसे पहले तो लिख लो, कठोर बेसाल्टिक चट्टान है। अब बेसाल्टिक चट्टान ये है कि जब मैग्मा जमा हो जाता है अर्थ सरफेस पे आके, तो वो बहुत कठोर हो जाता है, और जिस चट्टान को वो फॉर्म लेता है वो बेसाल्टिक चट्टान होती है। बाद में जब इस बेसाल्टिक चट्टान का अपरदन होता है, डिग्रेडेशन होता है, तो ब्लैक सॉइल बनती है, जिसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और ये काली मिट्टी कपास वगैरह के लिए अच्छी होती है। तो काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है डेक्कन ट्रैप में, इसीलिए काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा डेक्कन ट्रैप की हम बात करें तो यहाँ पे क्रिटेशियस पीरियड से लेकर, क्रिटेशियस पीरियड में मेसोजोइक एरा में बना है। मैंने बताया था क्रिटेशियस पीरियड में, आप याद करो, और मेसोजोइक एरा में ये बना है। दक्कन की चट्टान बताया गया था आपको, क्रिटेशियस पीरियड का जो मेसोजोइक वाला पोर्शन है वहाँ बना है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है कि कब बना। ठीक है, इसीलिए मैंने वो पूरा टाइम स्केल आपको डिटेल से पहले बताया था और आज भी रिवाइज कराया। ठीक है, अब देखिए आगे का कॉन्सेप्ट इसमें देख लें। ये बेसाल्ट डोलोमाइट, इसके दो एग्जाम्पल लिख लें आप, बेसाल्ट और डोलोमाइट। और जिले में मतलब राज्यों में लिख लें, महाराष्ट्र को, गुजरात को, एमपी को। मेन ये महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में पाया जाता है, और कुछ कुछ पोर्शन इसका आपको मिल सकता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो मेन ये 3 है, और फिर बाद में तमिल और आंध्र प्रदेश भी आप थोड़ा सा लिख लो। बस ये 5 राज्यों में ज़्यादा ये फैला हुआ है। अब आता है टर्सरी का टाइम का। टर्सरी टाइम में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इओसीन से प्लायोसीन के बीच का समय। कौन सा समय है ये? इओसीन से प्लायोसीन। सिंपल 2-4 पॉइंट बना लो, और इतना ही आपको अभी इनके बारे में पढ़ना है, इओसीन से प्लायोसीन। इसके बाद हाँ, इओसीन से प्लायोसीन तक पाया जाता है। इसके बाद का आप लोग लिख लो कि इसके बाद इस चट्टान के बारे में ब्लैक सॉइल यहाँ भी पाई जाती है। और सबसे पहले तो हिमालय का फॉर्मेशन इसी टाइम हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ है। ब्लैक सॉइल इसमें मत इंक्लूड करो, ब्लैक सॉइल आप डेक्कन के लिए ध्यान रखो। यहाँ पे तो ये याद रखो हिमालयन इसी टाइम पे हुआ है। तो पढ़ा तो था हमने, टर्सरी में तो हिमालयन बना था। कब कब बना था हमने पढ़ा था हिमालयन, कब कब बना था याद करो, रिकॉल करो आप, तो बिल्कुल आपको रिकॉल आ जाएगा। ओलिगोसीन में बृहत हिमालय बना था। फिर उसके बाद कौन सा आया था? मायोसीन में लघु हिमालय बना था, बृहत यानी ग्रेटर हिमालय। फिर मायोसीन में लघु हिमालय, और उसके बाद हमने शिवालिक की, प्लायोसीन की बात की थी। तो ये पूरा फॉर्मेशन कब हुआ? टर्सरी पीरियड में हुआ। तो वहाँ की जो चट्टानें हैं वो टर्सरी चट्टानें कहलाएंगी। इसीलिए मैंने 6 को मेन इंपॉर्टेंस दिया था। 7 और 8 टर्सरी, वहाँ जो पढ़ लिया वो चीज़ यहाँ भी हमें रिपीट कर देनी है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में ये कोल के फॉर्म में ये चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये कश्मीर से असम तक ये फैला हुआ है। पूरा जो कश्मीर से असम तक आपको हिमालय मिल रहा है, तो वो क्या हुआ? चट्टानें ही तो हुई बच्चों। तो कश्मीर से हिमालय तक आपको ध्यान रखना है, ये फैला हुआ है हिमालय के फॉर्म में। इनमें से खनिज तेल मिलता है हमें। कहाँ कहाँ मिलेगा? असम में, गुजरात में, राजस्थान में। तो खनिज तेल इन चट्टानों से मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो इन चट्टानों से क्या मिलता है? खनिज तेल। हाँ, ऊपर मैंने डेक्कन की बात की थी, और साथ ही साथ मैंने कोल के लिए आपको बताया था कि कोल आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। तो आपने क्या बात की थी? गोंडवाना की बात की थी। तो वहाँ पे कोल हमें ज़्यादा मिलता है। तेल कब मिलता है? तेल सबसे ज़्यादा हमें कौन सी चट्टान से मिलता है? टर्सरी चट्टान से मिलता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। अब हम क्वाटरनरी में आते हैं। तो क्वाटरनरी प्लिस्टोसीन एज का है। ये प्लिस्टोसीन एज का है पहली बात तो ये चट्टान बहुत पुराने टाइम का है, पुराने एज की चट्टानें हैं। इंडस और गंगा रिवर में पाया जाता है, यानी सिंधु और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ ये चट्टान पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें बांगर, खादर, यानी ये सॉइल, एलुवियल सॉइल जो आती है वो 2 तरीके की सॉइल ये निर्माण करती है, बांगर और खादर।
जो कि खादर नई सॉइल होती है, बांगर पुरानी सॉइल होती है, नदियों के द्वारा बिछाई गई। इसके अलावा कल्टीवेशन किनका किनका होता है, ये कश्मीर में करेवास बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कश्मीर में करेवा बनाती हैं। पूछा जाता है करेवा कौन सी घाटी बनाती है, तो कश्मीर घाटी बनाती है। तो कश्मीर घाटी करेवा किस कारण से बनाती है, क्वाटरनरी चट्टानों के कारण। जो क्वाटरनरी चट्टानें होती हैं, एक्चुअली में होता क्या है वो सुन लो आप। कश्मीर वैली वाज अ लेक इन द प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन टाइम में जो कश्मीर वैली था वो एक लेक था, पूरा कश्मीर वैली ही लेक था। सुन लो ये स्टेटमेंट आप, विच ड्रेन थ्रू बारामूला गॉर्ज लिविंग लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, पूरा एक गॉर्ज बन गया और जो लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट था मतलब मलबा था वो सब एकत्रित हो गया, और उस मलबे के फार्म में आपको फिर क्या मिल गया, ये पूरी वैली मिल गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। बाकी आप करेवा पे थोड़ा सा और वर्क करो क्योंकि करेवा इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना तो याद रखो ये एटलीस्ट कि करेवा, ये जो करेवा नाम का आप कह सकते हो कि भू आकृति है वो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ में भी हमें देखने को मिलता है क्वाटरनरी चट्टानों का रूप, और कहाँ देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको ये डिपॉजिट देखने को मिलता है थार मरुस्थल में, ठीक। इसके अलावा इसमें कल्टीवेशन, कश्मीर की बात हुई है तो आप सब जानते हो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कल्टीवेट होंगी, जैफ्रॉन, सेफ्रॉन का ही एक फॉर्म है। इसके अलावा आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब हम इस मिट्टी में जो क्वाटरनरी चट्टानों से मिलेगी हमें, उससे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरी तरफ से तो ये हो गया, आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्विकली आप लोग रिकॉल कर लें। आर्कियन चट्टान ओल्डेस्ट है जो इग्नियस फॉर्म रखती है, फॉसिल नहीं होती, प्री कैम्ब्रियन की है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मेनली पाई जाती है। धारवाड़ सबसे ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड कहलाएगी, ओल्डेस्ट तो ये है, कर्नाटक में मेनली पाई जाती है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और बेलौरी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में भी पाई जाती है, और फॉसिल इसमें नहीं है। और सादी चट्टानें सेडिमेंट्री हैं जो फॉसिल नहीं रखती, लेकिन ये कहाँ से बनी है, धारवाड़ के आप कहोगे कि अपरदन से बनी है। लेस मेटामॉर्फाइज्ड है, मेनली आंध्र प्रदेश के कडप्पा में ये पाई जाती हैं। इनका एग्जाम्पल लाइन स्टोन, सैंड स्टोन, मार्बल स्टोन है। इनका कुछ भाग छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पाया जाता है। विंध्यन रॉक में कडप्पा के अपरदन से बनी है ये, कडप्पा का जब अपरदन हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, टूटना हुआ है, तब बनी है। लेयर्ड है मतलब अवसादी है, साथ ही साथ फॉसिल्स ये रखती हैं, और साथ ही साथ बिल्डिंग स्टोन का फॉर्म लेती हैं ये। इसीलिए जहाँ ये पाई जाती हैं, हमारे एमपी का इलाका भी है जहाँ पाई जाती हैं ये, तो वहाँ बहुत ज़्यादा माफिया मिलता है आपको माइनिंग का, ठीक है। क्योंकि लाइम स्टोन, डोलोमाइट, ये क्ले, कौन सा क्ले आप कहोगे, चाइना क्ले, ये सब ये देती हैं, और ये क्ले आपको किस काम आता है, बिल्डिंग को बनाने में, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोंडवाना की। तो कार्बोनिफेरस का से शुरू होकर आपका ये जो जुरासिक तक का पीरियड है वो आता है इसमें। इस दौरान बहुत ज़्यादा कोल पाया गया, इसलिए 98% डिपॉजिट इन्हीं चट्टानों में आपको कोल का मिलता है। तो कोल का मेन डिपॉजिट इनमें मिलता है। और गोंडवाना में मैंने आपको बताया कि ये गोंडवाना चट्टानें आपको कहाँ से कहाँ तक मिल जाएंगी। गोंडवाना चट्टानों की जब हम बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं महादेव, राजमहल, जबलपुर, उमरिया, और इधर आप सिंगरौली, इन इलाकों में ये हमें मिल जाती है मेनली। डेक्कन ट्रैप की बात करें तो कठोर बेसाल्ट चट्टान है। जब इग्नियस रॉक ऊपर आया, मतलब मैग्मा ऊपर आया, तो मैग्मा जब ऊपर आ गया तो ये जम गया तो इसने कठोर फॉर्म ले लिया, जिसे हम बेसाल्ट बोलते हैं, जिसके टूटने से, अपरदन होने से आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। क्रिटेशियस पीरियड से मेसोजोइक पीरियड के बीच में बनी है, और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में मेनली ये पाई जाती है, और कुछ पोर्शन इसका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। इसके बाद हम टर्सरी की बात कर लेते हैं। टर्सरी में हमें इओसीन से प्लायोसीन के बीच में ये देखने को मिलता है, और इसी टाइम पे फॉर्मेशन हुआ है हिमालयन का। और हिमालयन में मैंने बताया था कि 3 स्टेज आप याद रखो। पहले तो आप याद रखो कि ओलिगोसीन में बृहत हिमालय बना, यानी ग्रेटर हिमालय बना, फिर आपका मायोसीन में लघु, और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय बना। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और हम लोग बात कर लेते हैं कि सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, सैंडस्टोन वगैरह भी हमको देखने को मिल सकता है आपको इस पीरियड में। बाकी अब क्वाटरनरी में आते हैं, तो क्वाटरनरी में आपके पास मेनली ये आप प्लेस्टोसीन एज में इंडस गंगा वैली में ये देखने को मिला है, और इंडस वैली में आपको और क्या देखने को मिला है, बांगर खादर सॉइल का फॉर्मेशन ये करता है, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसी चट्टान के थ्रू आपने ये देखा कि पहले तो वैली पूरी लेक थी, लेकिन बाद में जब इन चीज़ों का डिपॉजिट हो गया, इन्हीं सब मलबों का, तो क्या हुआ, वहाँ पे एक वैली टाइप का बन गया, और वो वैली करेवा रखती है। तो करेवा एक वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। इसके अलावा रन ऑफ कच्छ हो गया या थार मरुस्थल हो गया, वहाँ भी आपको क्वाटरनरी चट्टानें देखने को मिलती हैं।
तो ये चट्टानों का एक बेसिक आइडिया मैंने दिया, क्योंकि हमें इनका यूज जनरली करना पड़ेगा कि कौन सी मिट्टी कहाँ से की चट्टान से बनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि डेक्कन ट्रैप कब बनी, तो डेक्कन ट्रैप आपकी बनी क्रिटेशियस से मेसोजोइक के बीच में, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए डेक्कन के लिए। और साथ ही साथ हिमालयन कब बना, तो टर्सरी पीरियड में बना, ये एक इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना कार्बोनिफेरस से जुरासिक, ये अर्कियन, तो अर्कियन पीरियड में ही ये रॉक बनी है। तो इस तरीके से पुराना पोर्शन पढ़ना जरूरी था जो हमने पढ़ा था, और आज इसीलिए मैंने रिवाइज कराया। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप इंडिकेट जरूर करें, ठीक है। एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।